वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम कुछ कंपाउंड्स देखेंगे, यानी कि एक कंपाउंड देखने वाले हैं आज हम पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का हमने क्या देखना है आज, प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर होता है। फिर हम देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ के बाद हम क्या देखने वाले हैं, उसकी केमिकल रिएक्शन। क्योंकि क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा आपसे कंप्लीट द रिएक्शन एंड बैलेंस द रिएक्शन। तो ये आपके पास क्वेश्चन आता है ऐसे वाले में, है ना। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आज हम इसी को करने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट में। सबसे पहला कंपाउंड जो हम ले रहे हैं वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। ठीक है, तो पोटेशियम जैसे कि यहाँ पर है पोटेशियम, और डाइक्रोमेट यानी कि दो क्रोमेट है ना, दो क्रोमेट है, और उसके बाद जब दो क्रोमेट होता है तो O7 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। 8 यहाँ पे आ रहा है, 8 का यही मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पर एक चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो होता है क्रोमेट आयन, है ना, और एक होता है डाइक्रोमेट आयन। तो दोनों जो होते हैं अलग होते हैं बेसिकली। ठीक है, देखिए कैसे अलग होते हैं। क्रोमेट आयन का फॉर्मूला होता है, यानी कि सिंगल होगा उसमें, यानी कि CrO4 2 नेगेटिव। ये नॉर्मल क्रोमेट होता है, क्रोमेट आयन हम इसे बोलते हैं CrO4 2 नेगेटिव। ठीक है, इसका जो कलर होता है वो होता है येलो। ठीक है, कलर से भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा क्रोमेट है कौन सा डाइक्रोमेट है, इन केस अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो। CrO4 2 नेगेटिव क्रोमेट आयन का फॉर्मूला होता है, कलर इसका येलो होता है। फिर डाइक्रोमेट आयन है हमारे पास, तो डाइक्रोमेट आयन यानी कि Cr क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, Cr2O7 2 नेगेटिव। तो ये भी 2 नेगेटिव रहता है। बट यहाँ पर इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ऑरेंज रेड होता है। कैसा होता है, ऑरेंज रेड। ठीक है, तो फ़र्क यहाँ पे क्या है कि इसका जो कलर होता है ऑरेंज रेड होता है, और अगर हम क्रोमेट आयन की बात करें वहाँ पे हमें येलो कलर देखने को मिलता है क्रोमेट आयन का। तो अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आप समझ जाएंगे क्रोमेट आयन को देख करके कि वो येलो कलर का है तो वो क्रोमेट है, और डाइक्रोमेट में क्या है, ऑरेंज रेड कलर इसका। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर यानी कि हम ले रहे हैं यहाँ पर Fe की। ठीक है, तो FeCr2O4 जो होती है क्रोमाइट ओर है, यहाँ पे हमें क्रोमाइट ओर से हमें क्या बनाना है, K2Cr2O7। क्योंकि जैसे हमने कहा है हम पढ़ क्या रहे हैं अभी, पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ रहे हैं, तो अभी उसकी प्रिपरेशन देखनी है हमें। और हमारे पास एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है, क्रोमाइट ओर से बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तब आप कैसे करेंगे, तब ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है। वहाँ पर ये स्टेप्स लिखे नहीं होंगे बेसिकली, ये मैंने अपने आपको कन्वीनियंस के लिए लिखा हुआ है कि इस तरह से आपको ये वाले स्टेप में ये करना है हमें, है ना। तो सबसे पहले स्टेप में होता क्या है, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्रोमाइट और हमें मिलती है उसे हम पहले, क्योंकि डायरेक्टली हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें 1-2 स्टेप लगते हैं और फिर हम उसको करते हैं कन्वर्ट। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमें क्रोमाइट और मिलती है उस क्रोमाइट और को हम सोडियम क्रोमाइड बनाते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसको पोटेशियम क्रोमाइड नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले सोडियम क्रोमाइड बनाएंगे। देखिए हम कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम लेंगे FeCr2O4, ये हमारे पास क्रोमाइड और है। इसमें हम क्या डालते हैं कि ये हमारे पास सोडियम क्रोमाइड और बन जाए, तो हम इसमें डालते हैं Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 डालना है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के बाद हमने क्या डालना है, यहाँ पे O2 भी प्रोवाइड करानी है हमें, है ना। ये करवाने के बाद क्या होता है कि Fe जो होता है यहाँ पर, इसको ये जो Na है Fe को रिप्लेस कर देता है, इसकी जगह ये Na की जगह आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अभी ये बन जाएगा Na2, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, Na2Cr O4। क्या बना, Na2Cr O4। ठीक है, तो इसका जो कलर होता है Na2Cr4 का वो होता है येलो। ठीक है, क्योंकि क्रोमेट है ना यहाँ पे, तो इसीलिए येलो, तो येलो कलर होता है इसका। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर, जब भी Na2CO3 होता है ना, तो होता क्या है कि हमेशा ये कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा CO2 निकलेगा। फिर बचा क्या, Fe बच गया, ऑक्सीजन बच गया। तो Fe और ऑक्सीजन मिलके बना क्या सकते हैं, Fe की ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये बनाते हैं Fe2O3 बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले स्टेप में हमने क्या करना था, हमें क्रोमेट, जो हमारे पास क्रोमाइट और थी उसको हमें सोडियम क्रोमाइड बनाना था। फिर हम क्या कर सकते हैं, सोडियम बन जाएगा, फिर हम धीरे धीरे करके उससे पोटेशियम बना सकते हैं, है ना। अभी तो सिंगल बनाए, ये सिर्फ क्रोमेट बनाए अभी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, सोडियम क्रोमाइड जो हमारे पास अभी बना हुआ है, ये सोडियम क्रोमाइड, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डाइक्रोमेट में। समझ रहे हो आप, हम इसे डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, हमने इसे सोडियम से बनाया, क्योंकि हम पोटेशियम से नहीं बना सकते इसको, डायरेक्टली सोडियम से बनाया हमने। सोडियम से बनाया क्योंकि सोडियम जो है Na2CO3 से हमें मिल सकता है ना, तो वहाँ से हमने ये हेल्प ली। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हमने सोडियम क्रोमाइड को क्यों बना रहे हैं हम, है ना। तो हम पोटेशियम क्रोमाइड से भी तो बना सकते थे यही चीज़ें, सोडियम से क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सोडियम
कार्बोनेट हमें मिल रहा है, तो उससे हम कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है Na2 को Na2CrO4, क्योंकि ये सिंगल है ना, सिंगल क्रोमेट है, हमें डाइक्रोमेट में बनाना है इसको। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे H2SO4 से, H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से हम इसका रिएक्शन करवा देंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पर ये येलो कलर का था, यहाँ पर आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा तब जब हम इसमें H2SO4 ऐड कर देते हैं, तो ये जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट में, Na2Cr2O7, ठीक है, Na2Cr2O7 बन गया। और क्योंकि हम जानते हैं, हमें ये पता कैसे चल रहा है, हमें पता चल रहा है क्योंकि जब हमने कंपाउंड बनाया तो कलर आया ऑरेंज रेड, और मैंने आपको बताया है जब भी ऑरेंज रेड कलर आए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डाइक्रोमेट बना है, ठीक है। तो जब हमारे पास रिएक्शन हुई, H2SO4 से हमने रिएक्ट कराया सोडियम क्रोमाइड को, तब हुआ क्या कि ऑरेंज रेड कलर आया, जिसका मतलब हुआ कि Na2Cr2O7 बना है। और इसके साथ क्या होगा, यहाँ पर जब भी H2SO4 होता है तो H2O हमेशा निकलता है, ठीक है, H2O निकल गया, फिर बचा क्या, Na2 बचा, SO4 बचा, तो ये क्या बनाएंगे, Na2SO4, ठीक है, Na2SO4। सिंपल थी इतनी रिएक्शन। अब बस हमें क्या करना है, एक इजी स्टेप है, बहुत इजी स्टेप है कि अब बस हमारे पास Na तो है यहाँ पे, बाकी सब तो हमारे पास बन गया, पोटेशियम ही तो लाना है हमें। तो अब हम सिंपल सा एक रिएक्शन करेंगे कि हमें क्या करना है, अब सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो ये तो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सोडियम को पोटेशियम आराम से रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि सेम उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब क्या करेंगे, एक स्टेप है Na2 सोडियम डाइक्रोमेट जो हमारे पास बना, उसको हम बस क्या कर देंगे, यहाँ पर हम KCl से यहाँ पर रिएक्ट कराएंगे। KCl से क्यों, K जो होगा Na को रिप्लेस करेगा और Na जो है Cl के साथ NaCl बना सकता है, इसलिए, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। ऐसे कुछ भी नहीं डालना है ना, हम ऐसे कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, इसका कुछ मीनिंग है। KCl है आपके पास, तो KCl का हमने रिएक्शन करा दिया Na2Cr2O7 से। तो Na जो आपके पास है, K जो है आपके पास, वो Na को रिप्लेस कर लेगा, तो यह अब आपके पास आ गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि K2Cr2O7। अब बच गया क्या, Na और Cl, 2 Na और Cl बच गया, यानी कि हम क्या कर लेंगे, इसको 2 NaCl लिख लेंगे और इसे बैलेंस कर लेंगे, इसको बैलेंस, ठीक। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 KCl जब हमने रिएक्ट करवाया Na2Cr2O7 से रिएक्ट कराया, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट विद NaCl हमारे पास निकल गया, और हमने क्या बनाना था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और जो कि हमारे पास बन चुका है, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक, बन गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में हमने पहले हमारे पास क्रोमाइड की ओर हमें मिली थी, क्रोमाइड की ओर यानी कि FeCr2O4, उसे हमने कन्वर्ट किया इनटू सोडियम क्रोमाइड। हम डायरेक्टली पोटेशियम नहीं लाए, हम पहले सोडियम लाए क्योंकि हम सोडियम Na2CO3 से ला सकते थे। तो हमने Na2CO3 लिया, फिर ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराने की हमने हीट करा होगा। यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ, Na2Cr2CrO4 बना और कार्बन डाइऑक्साइड और Fe2O3 यहाँ पर निकल गए। फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास क्रोमेट तो बन गया, सोडियम का क्रोमेट बन गया। तब हम सोडियम का क्रोमेट बन गया तो हमने इसे क्या किया, डाइक्रोमेट बनाया। कैसे, H2SO4 डाला तो डाइक्रोमेट बना, जिसका कलर ऑरेंज रेड आया, तब हमें पता चला कि डाइक्रोमेट बन चुका है। H2O और Na2SO4 बाहर निकल गए। अब क्योंकि ये सब डाइक्रोमेट बन चुका है, बस पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम की तो कमी है, सोडियम तो ऑलरेडी है, तो सोडियम को हम जानते हैं पोटेशियम आसानी से कर सकता है रिप्लेस। तो KCl डाल दिया, KCl डालने के बाद ये K2Cr2O7 बन गया और NaCl बाहर, पोटेशियम डाइक्रोमेट फिर हमारे पास बनके तैयार। अब यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखने वाले, किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो जो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, सबसे पहले डाइक्रोमेट है तो कलर कैसा होगा, ऑरेंज रेड। अभी तक वही बता रही थी मैं, ऑरेंज रेड कलर होगा। अगर कभी भी आपके पास ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऑरेंज रेड कलर आ गया तो वो आपको समझना है कि ये किसका है, डाइक्रोमेट है ये, ठीक, डाइक्रोमेट है। और ये जो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो लेस सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, यानी कि ठंडे पानी में वो सॉल्युबल नहीं होता है, बट अगर पानी हम थोड़ा गर्म कर दें तो ये सॉल्युबल होता है। सो लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर, यानी कि वाटर में तो सॉल्युबल हो जाता है, बस पानी गर्म करने की देरी है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो दो इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टी, एक तो उसका कलर, दैट डाइक्रोमेट इज ऑरेंज रेड इन कलर, नेक्स्ट इज लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर एंड मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अब हम क्या करेंगे, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन कराएंगे विद हीट, यानी कि एक्शन ऑफ हीट देखेंगे हम। अगर हम इसको हीट के कॉन्टैक्ट में ले आते हैं तब क्या होता है। तो K2Cr2O7 इज हीटेड, इट्स कलर चेंजेस टू येलो, वाई। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पास जो K2Cr2O7 है, इसका बहुत इजी सा इसका आंसर है, तो उसका येलो कलर हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि येलो कलर किसका होता है, येलो कलर होता है CrO4 का। ये क्या होता है, क्रोमेट। तो अगर क्रोमेट बन गया होगा, यानी कि डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन गया होगा, तभी तो यहाँ पे येलो कलर आया होगा,
है ना। तो यही कलर इसलिए मैं बोल रही थी आपको कि यहाँ पे याद करना है आपको कि कौन सा किस कलर का है। तो रिएक्शन से समझते हैं एक बार इसको, क्रोमेट ही बनता है वैसे तो। देखिए K2Cr2O7 को हमने हीट प्रोवाइड कराई। हीट प्रोवाइड कराने के बाद हमारे पास ये जो K2Cr2O7 होता है, इसमें से ये बच जाता है K2CrO4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, पोटेशियम क्रोमेट बना है, डाइक्रोमेट नहीं बना है, क्रोमेट बना है। और इसी का कलर क्या आता है, येलो आता है। प्लस हमारे पास जो हमारे पास एक Cr होता है बचे हुए ऑक्सीजन के साथ, Cr2 क्रोमेट अपना Cr2O3 बना के निकल लेता है। बचा क्या, ऑक्सीजन बच गए O2 के फॉर्म में। सिंपल सा आप रीजन लिख देंगे, येलो कलर अपीयर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। तो क्रोमेट का कलर क्या होता है, येलो होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्शन ऑफ एल्कली। तो एक्शन ऑफ एल्कली अब हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन एन एल्कली इज एडेड टू K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमने ऐड की है एल्कली, देन इट कलर्स चेंजेस टू येलो। फिर से येलो यानी कि यहाँ पे कौन सा क्रोमेट बन रहा होगा फिर से, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ गया फिर से, एल्कली से रिएक्शन करा दिया, उससे रिएक्शन करा दिया, किसी से भी रिएक्शन करा दिया, येलो कलर मतलब क्रोमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। समझ में आ रही है। तो हमेशा आप क्या लिखेंगे इसमें आंसर में, येलो कलर अपीयर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। तो पोटेशियम क्रोमेट ही बनेगा, पोटेशियम से कुछ और नहीं बनेगा, पोटेशियम का ही क्रोमेट बनेगा, ठीक है। रिएक्शन लिख लीजिए इसका। रिएक्शन में लिखेंगे आप K2Cr2O7 एल्कली जैसे हमने ले ली KOH से रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, K2CrO4 प्लस H2O, है ना। ये बन जाता है, ये आपके पास क्या थी, एल्कली थी, और ये क्या बना आपके पास, येलो कलर का क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट बन गया। लिख लीजिए आप। ये पहले क्या था, ऑरेंज रेड, ये भी दिखा दीजिए ताकि आपको, है ना, कि ये पहले ऑरेंज रेड था यानी कि ये डाइक्रोमेट था ऑरेंज रेड, बट इसका KOH यानी कि एल्कली से रिएक्शन कराया तो ये येलो बन गया यानी कि पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मेशन हुआ है। सो येलो कलर अपीयर्स ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। ये आप चीज़ लिख देंगे। इसको एक और ढंग से लिख सकते हैं आप आयनिक फॉर्म में, वैसे भी अगर आपको ठीक लगता है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। देखिए Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव, इसका फिर इतना पार्ट लिख रहे हैं हम, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप अगर आप लिखना चाहते हैं तो, प्लस Cr ताकि आप दिखा सकें, CrO4 2 नेगेटिव प्लस H2O। तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं आयनिक फॉर्म में, दोनों में ही अगर आप जैसे भी आपको ठीक लग रहा है वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लिखेंगे। अब हमारे पास है नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसके अगर हम देखें तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हमारे पास होता है इन एसिडिक मीडियम। तो यही क्वेश्चन है दैट व्हाई पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो बहुत सिंपल है इसका आंसर, क्योंकि जब आप जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो भी हमारे पास रिएक्शन के दौरान नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट यानी कि अकेला ऑक्सीजन, कितने भी हो सकते हैं वो नेसेंट, बट अकेला ऑक्सीजन अगर वो रिलीज करता है दैट इट मीन्स दैट कि वो क्या है, एक अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिएक्शन से शो करेंगे इन्हें दैट हमारे पास जो पोटेशियम है K2Cr2O7 है, उसका हम रिएक्शन करवाते हैं किससे, H2SO4 से। सो H2SO4 से जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तब होता क्या है कि K2Cr2O7 ऑन रिएक्शन विद H2SO4 इट गिव्स K2SO4 रिप्लेस हुआ, ये यहाँ और ये यहाँ, है ना। तो ये K2SO4 बन गया। अब जो K था ये इस वाले SO4 से रिएक्ट करता है, Cr जो होता है SO4 बनाता है, CrSO4 होल थ्राइस बनाता है, और H2O जो होता है रिलीज़ करता है। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो ये रिलीज़ करता है वो होते हैं 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है ये 3, जो कि सबसे मेन चीज़ है इस चीज़ की, कि 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करने का मतलब हुआ कि ये क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, दिस इज़ ड्यू टू, लिख लीजिए, दिस इज़ ड्यू टू इट्स टेंडेंसी टू रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन यहाँ पे इसके पास नेसेंट ऑक्सीजन ये रिलीज़ कर रहा है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे इसे, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, अगर आप चाहें तो, ठीक है। दोनों में ही ये पॉसिबल है बिल्कुल, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नोट करके बात है वो आपको मैं लिखवाना चाहती हूँ, लिख लीजिए, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केमिकल रिएक्शन में ही पूछा जाएगा कि Cr2O7, यही सेम ऊपर वाली रिएक्शन है ये, है ना, आयनिक फॉर्म में। Cr2O7 का अगर हम रिएक्शन करवा दें, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तो अभी हमने इसी की बात करी,
इसके साथ कोई होगा तो वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक और इसी पूरी रिएक्शन में यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग कोई भी रिएक्टेंट ऐड कर दिया, ताकि ये क्या कर दे उसका, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही रिएक्शंस बन जाएंगी जैसे हमने पी ब्लॉक में बनाई है। तो K2Cr2O7 2 नेगेटिव जो होगा, प्लस अगर उसके पास H आयन हो और कोई भी X एलिमेंट अगर हमारे पास हो, तो होगा क्या कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, Cr जो होगा 3+ हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये इसका रिडक्शन होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि ये दूसरों को ऑक्सीडेशन कराते हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन। तो यहाँ पे खुद रिड्यूस होगा। देखिए यहाँ पे Cr के पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे ये 7 × 2 7 2 14 था। और अगर हम 14 को अगर हम इधर ले जाएं इक्वल टू के इधर, तो इक्वल टू के इधर क्या है, -2 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके पास 12। तो 12 यानी कि 1 का कितना होगा, 6 होगा यहाँ पे चार्ज। तो 6 से ये 3 हो रहा है ना, तो रिडक्शन ही तो हो रहा है। 6+ चार्ज था तो रिडक्शन ही हो रहा है, यहाँ पे 3+ हो गया। अब यहाँ पे 3+ चार्ज है और एक चीज़ कॉमन क्या निकलती है, वाटर, और वाटर के साथ नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन निकलते हैं बिल्कुल 3। ये बिल्कुल देखा जाए तो ना इसी की तरह है ना, बिल्कुल इसी की तरह है ये भी। तो x जो होता है सबसे मेन चीज़, x जो होता है यहाँ पर y बन जाता है। क्या बन जाता है, y बन जाता है। तो ये बना कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज हो गया, जो भी हमारे पास x था ऑक्सीडाइज होके y बन गया। ये रिडक्शन, इसका रिडक्शन किया, और वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन तो हमेशा निकलते ही हैं। तो अगर आपके पास ऐसा आता है तो आपको क्या करना है, आपको बस पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइज किसको किस में ऑक्सीडाइज करना है। बाकी रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी और रिएक्शन आपसे हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद उसकी बैलेंसिंग सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि क्या हमारे पास x रहेगा जिसको हमने ऑक्सीडाइज करके y बनाना है ना। तो हमें सबका पता होना चाहिए कि क्या ऑक्सीडाइज होके y बनेगा। तो जैसे कि हमारे पास वहाँ रिएक्शन में हमने देखा है, x को अगर हमने ऑक्सीडाइज करके y बना दिया, ठीक है, ऑक्सीडाइज होके y बना दिया, तो उसी तरह अब हमारे पास x क्या रहेंगे और y क्या रहेंगे, ये हम अभी यहाँ पर, क्योंकि जो अभी हमने रिएक्शन देखी वो क्या है, एक जनरल फॉर्म है, उसी में बस हमें क्या करना है कि x और y को ऐड कर देना है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो Fe जो है हमारे पास Fe2+ रहेगा, तो ये जो होगा ऑक्सीडाइज होके Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर Sn2+ आ जाता है, ठीक है, Sn2+, तो ये कन्वर्ट हो जाता है Sn4+ में। और अगर हमारे पास I नेगेटिव आ जाता है तो I नेगेटिव जो होता है I2 में कन्वर्ट हो जाता है ना। अगर हमारे पास आ जाता है NO2 नेगेटिव, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो ऑक्सीडाइज होने में चार्ज इनके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखिए 2+ था 4+ हो गया, 2+ था 3+ हो गया, I नेगेटिव था, यहाँ पे I तो 0 है, तो यानी कि -1 से 0 हुआ है, तो चार्ज क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है ना। समझ में आ रही है मेरी बात। फिर अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास NO2 नेगेटिव है, NO2 नेगेटिव जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NO3 नेगेटिव, है ना। और उसी तरह H2S, ये भी हमने करा हुआ है, H2S हमेशा S में कन्वर्ट होता है ना। और एक और आता है हमारे पास S2O3 2 नेगेटिव, ये कन्वर्ट होता है इनटू SO4 2 नेगेटिव प्लस S, थोड़ा सा इसका अलग है। S2O3 2 नेगेटिव जो ये होता है कन्वर्ट होता है SO4 2 नेगेटिव प्लस S में। ये है क्या, ये बेसिकली इसका नाम होता है थायोसल्फेट आयन है, ये थायोसल्फेट आयन, ठीक है। थायोसल्फेट आयन जो होता है SO4 2 नेगेटिव प्लस S में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको ये चीज़ें याद होगी कि कौन सा किस में ऑक्सीडाइज होता है, Fe जो होता है हमेशा Fe3+ में होता है, Sn जो होता है Sn4+ में होता है, I नेगेटिव I में होता है, और NO2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव। उसी तरह H2S जो होता है S सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट हमारे पास है S2O3 2 नेगेटिव, जो कि दो चीज़ों में टूटता है, SO4 2 नेगेटिव प्लस S में, ठीक है। तो थायोसल्फेट होता है इसका नाम, S2O3 को हम क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट। थायो यानी कि सल्फर, थायो वर्ड किसके लिए आता है, बेसिकली सल्फर के लिए आता है ना। तो यहाँ पर क्या है, सल्फर है, उसके बाद सल्फेट है ना, SO3, इस तरह से देखिए। तो दो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास हमें बताई गई हैं इसमें से दैट कि S2O3 2 नेगेटिव यहाँ पे थायोसल्फेट है, ठीक है, यानी कि सल्फर का ही सल्फेट है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। अगर आपने ये चीज़ें जो है याद कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, आराम से इसकी कंप्लीट करके हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, रिएक्शन में यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या करनी होती है, रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है और उसके साथ साथ उसकी बैलेंसिंग करनी होती है, ठीक है। बैलेंसिंग तो आराम से हो जाती है, तो कंप्लीट जब हम करते हैं तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि कौन सा चीज़ किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन में कंप्लीट करनी है सबसे पहले रिएक्शन, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है कैसे कंप्लीट करनी है, और बैलेंसिंग हम अभी सीखेंगे। देखिए कंप्लीट करेंगे सबसे पहले Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H आयन प्लस I नेगेटिव है। इस तरह से आपके पास अगर आयनिक फॉर्म में आती है तो आपको कैसे करनी है,
Cr2O7 O2 नेगेटिव हमने देखा अभी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और ये खुद को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो इसका खुद का रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन होता है यहाँ पर, तो रिडक्शन होके ये बन जाता है Cr3+। फिर हमारे पास I नेगेटिव है ना, I नेगेटिव का भी हमने सीखा कि I नेगेटिव जो होता है I2 में ये ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास H+ है, ये हमेशा H2O में, तो ये हमने रिएक्शन देख ली है। बस अब हमें क्या करना होता है, इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना होता है कि हमारे पास जो Cr है, I है और I2 है, ये कितने से ऑक्सीडाइज हुए हैं, कितने जो इनका चार्ज है कितने से बढ़ा और या फिर कम हुआ है, ये हमें देखना होता है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप कीजिए फटाफट से। यहाँ पर 2 Cr है ना, तो यहाँ पर भी हम 2 Cr का ही चार्ज देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पे 3 से 6, यहाँ पे 6 है चार्ज, और यहाँ पे कितना चार्ज है, 7 2 14 - 2 12, यानी कि 2 Cr का चार्ज कितना है, 12 है, और यहाँ पे 6 है, तो ये 12 से 6 हो रहा है, यानी कि 6 से घटा हुआ है, रिडक्शन हुआ है इसका। तो रिडक्शन कितने का हुआ है, डिक्रीज बाय 6, है ना। उसी तरह अगर हम यहाँ I नेगेटिव का देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 था I, तो यहाँ में से 2 कर लेंगे, 2 नेगेटिव से हुआ है ये 0, है ना, 2 नेगेटिव से हुआ है ये 0। जब भी एलिमेंटल स्टेट में होता है तो हमेशा हम इसे क्या लिखते हैं, हमेशा हम उसे लिखते हैं 0। तो 2 नेगेटिव चार्ज था और 0 हुआ है, तो इंक्रीज़ कितने से हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है ये बाई 2 से। यहाँ पे 6 है, यहाँ 2 है, तो इसे हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, ये 3 हो जाएगा, अब ये 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद हम किसको किससे, जो हमारे पास यहाँ पे 3 आया है इसे हम क्या करेंगे, I से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अब ये 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, इसे 3 से ही कर लेंगे ताकि ये I बैलेंस हो जाए। ये 1 से था इसीलिए हम यहाँ पे ये 1 ही हुआ, इसका मतलब है ना, 1 ही हम इसे समझेंगे, तो इसे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है इनके चार्जेस से। समझ में आ गई मेरी बात। तो जिसका जैसे ये Cr का हमारे पास डिक्रीज आया था, 3 आया था, तो हम I वाले से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम I को बैलेंस कर लेंगे। I और Cr बैलेंस हो गए, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास बैलेंसिंग करना, किसकी, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करेंगे सबसे पहले। ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 1 ही है, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्ट, है ना, डायरेक्टली 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन, अब हम देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 7 2 14, है ना, 7 2 14 हो गए, ये 7 यहाँ पे भी डायरेक्टली 14 लिख लेंगे। अब हमारे पास आ गए हैं ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 H प्लस 3 2 6 है, यानी कि डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इसे 6 I नेगेटिव गिव्स 2 Cr3 प्लस 3 I2 प्लस 7 H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, आपकी बैलेंस हो चुकी है बिल्कुल। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, बिल्कुल इसमें आप और कोशिश कीजिएगा, ये वाली भी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, सेम पैटर्न की है। Cr2O3 2 नेगेटिव है, Cr2O7 2 नेगेटिव है ना। तो ये क्या होगा, सबसे पहले इसका रिडक्शन होगा हमेशा Cr3+ में। फिर आपके पास ये क्या है, H है, H H2O में जाता है, Fe कितने में जाता है, Fe3+ में। इतनी बात हम जानते हैं। अब बस क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना है। यहाँ पे Cr का चार्ज कितना है, 7 2 14 - 2, यानी कि ओवरऑल चार्ज यहाँ पे कितना है, इसका 12 है। यहाँ पर आप इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 6, तो हमेशा यहाँ पे डिक्रीज कितने से होगा, बाय 6। अब उसी तरह Fe का देखेंगे, Fe से Fe यहाँ पे सिर्फ 1 का इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये भी 6 हो जाएगा, फिर सिंपल है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल हमें क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने हैं, 1 ही था, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 14 इस तरफ हो गए, यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, तो इसे हम 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 H प्लस 6 Fe2 प्लस गिव्स 2 Cr3 प्लस 6 Fe3 प्लस 7 H2O। नेक्स्ट स्टेप इसी पैटर्न में देखेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, Cr2O7 2 नेगेटिव विल डिक्रीज रिड्यूस इनटू Cr3+, उसकी तरह यहाँ पे H जो होगा यहाँ पर वो H2O बनाएगा। Sn जो होता है Sn4+ में होता है, Sn4+ में ऑक्सीडाइज होता है, वो आपको पूरा वो याद करना पड़ेगा कौन किस में ऑक्सीडाइज होता है, तो आपको ये बाय हार्ट याद रहेगा। ये हमेशा डिक्रीज कितने का होगा, हमेशा डिक्रीज होगा यहाँ पर 6 का, है ना। अब Sn में देखेंगे, Sn में इंक्रीज हो रहा है 2 का, इंक्रीज बाय 2, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कट कर लेंगे और इसे सिंपल फॉर्म में लेंगे, 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके 3 को यहाँ पर,
यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 है तो Cr2 में हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ 7 है, यहाँ पर भी 7 कर देंगे, यहाँ पे 14 हो गया HIN, तो यहाँ पर भी 14 कर देंगे। बैलेंस रिएक्शन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 HIN प्लस 3 SN2 प्लस गिव्स 2 Cr3 प्लस 3 SN4 प्लस 7 H2 हो गई रिएक्शन बैलेंस, है ना। इजी थी बिल्कुल। इसी तरह से आपको क्या करना है, बैलेंस करते जाना है ये वाली रिएक्शंस को भी बिल्कुल। यहाँ पे NO2 है, ये NO3 नेगेटिव में हो जाएगा, यहाँ पे SO3 है, SO4 में हो जाएगा ये, ठीक है। SO4 2 नेगेटिव में होता है, ये Cr3 प्लस ये H2O, और बैलेंसिंग बिल्कुल वैसे ही करते जाना है। H2S आप जानते हैं S में होता है ऑक्सीडाइज। अब ये वाला है, ये थोड़ा सा अलग है, मैं इसको खुद बता देती हूँ, बाकी ये सब आपके हैं होमवर्क, ठीक है। एज अ होमवर्क आप इसे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। Cr2O7 2 नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है Cr3 प्लस में, ठीक है। HIN वाटर में, ठीक है, इतनी बात हम जानते हैं। तो वाटर को हम यहाँ लिख लेते हैं। S2O3 2 नेगेटिव जो होता है ये 2 चीज़ों में टूटता है। एक तो ये होता है किसमें, SO4 में, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव में, और ये टूटता है एक S में, ठीक है, प्लस S। तो एक S में टूटता है, एक SO4 2 नेगेटिव में टूटता है ना। तो हमें 2 को लेके चलना है साथ में, तो ऐसा ही मान लेना है कि हमारे पास यहाँ पे 2 ही है ना। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इंक्रीज और डिक्रीज हमें दिखाना है। तो यहाँ पर हम देखिए Cr का एज इट इज़ रहता है, Cr का बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा, डिक्रीज बाय 6, है ना। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हम यहाँ पे टोटल इंक्रीज देखते हैं, टोटल का देखते हैं, है ना, दोनों को हम देखते हैं इंक्रीज कितने का हुआ है और डिक्रीज कितने का हुआ है। तो यहाँ पे टोटल जो आता है हमारे पास, इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, ठीक है, वो कितने का आता है। ये देखिए यहाँ पर ये 4 है ना, और यहाँ पर कितना है हमारे पास, 4 2 8 माइनस 2 कितना होगा, 6 हो गया इसका चार्ज, इस वाले S का, यहाँ पे इस वाले का 0 होगा, तो 6 + 0 6 ही रहेगा। तो 4 से 6 हुआ है ना, 4 से 6 हुआ है, तो एक ही में हम दिखाएंगे टोटल इंक्रीज, वैसे तो दोनों के लिए है वो, है ना। टोटल इंक्रीज लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि दोनों S के लिए बात हो रही है यहाँ पे। टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है हमारे पास, टोटल इंक्रीज हो रहा है हमारे पास 2, तो 2 से हम ये कैंसिल कर देंगे, 3 बना देंगे, ये 1 हो जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 3 से बना लेंगे। अब यहाँ पे 3 है, कितने हो गए, 6 हो गए, तो हमें यहाँ पे 6 बनाने होंगे, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब बचा क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनको भी बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन है 7, और यहाँ पर कितने हैं 3 2 9 9 और 7 आपके पास 16 इस तरफ है, और यहाँ पर कितने आपके पास 12, और ये हो गया आपके पास 4 और ऐड कर लीजिए, तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे, अब यहाँ पे 16 हो जाएंगे, है ना। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेनी है, 4 H2O से बना लेना है। अब बचा क्या हमारे पास, हाइड्रोजन यहाँ पे है 8, और यहाँ पर भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 8 HIN प्लस 3 S2O3 2 नेगेटिव गिव्स 3, आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी 2 Cr3 प्लस 3 SO4 2 नेगेटिव प्लस 3S प्लस 4 H2O, आपके पास ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस होकर आ जाएगी। अब हमारे पास इस वाले में आता है क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन, इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं, है ना। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं एक एक करके। जो हमारे पास क्रोमेट आयन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CrO4 2 नेगेटिव होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Cr बना लीजिए, 4 ऑक्सीजन बना लीजिए, 1 2 3 4। 2 नेगेटिव चार्ज किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, ठीक है, ऑक्सीजन में है तो 2 में नेगेटिव चार्ज लगा लीजिए। बचे हुए जो ऑक्सीजन है जिनमें नेगेटिव चार्ज नहीं होने, डबल बॉन्ड से अटैच कर लीजिए। ये बन गया सिंपल सा आपके पास स्ट्रक्चर किसका, CrO4 2 नेगेटिव का, ठीक है। अब हम बनाएंगे डाइक्रोमेट का। डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2 नेगेटिव, 2 Cr है तो 2 Cr मान के चलेंगे हम, ये रहे 2 Cr। अब 7 ऑक्सीजन है ना, 7 ऑक्सीजन है तो यानी कि 6 मान लीजिए, 6 को हम दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस तरह से, 3 3, ठीक कर लिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। बचा एक ऑक्सीजन, उसको हम क्या कर लेंगे, इस तरह से दोनों को ही उससे जोड़ लेंगे। अब हमारे पास 2 नेगेटिव है चार्ज, उसको भी हम क्या करेंगे, एक इधर नेगेटिव दे देंगे, एक इधर दे देंगे। बचे हुए जो ऑक्सीजन है, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये डबल बॉन्ड इस तरह से बना लेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर, ठीक है। डाइक्रोमेट का अगर आपके पास आयन का आता है, डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर आता है, तो आप इस तरह से इसको बना लेंगे, है ना। सिंपल था, इतना सा आपको करना था।
तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर न्यू टॉपिक। पोटेशियम परमैंगनेट करेंगे, उसमें उसके भी हम इस तरह से प्रिपरेशन देखेंगे, है ना, रिएक्शंस देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और रिएक्शन की बैलेंसिंग भी करेंगे। एज इट इज़ चलेगा, जैसे हमने यहाँ पर किया है वैसा ही वहाँ पर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.